नमस्कार बीपी न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बड़ी खबर जो निकल के आ रही है जानेंगे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला। दरअसल आजम पर कार्रवाई से भड़के अखिलेश ने पूछा सत्ताधीशों का अवैध निर्माण कब गिरेगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये सब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, बाबा जी 2022 में कर देगी जनता विदाई। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और उस बीच बड़ी अपडेट, पहली तिमाही की जीडीपी 23% -23% जा पहुंची। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी पिछले 70 सालों में इतनी ज़्यादा जीडीपी कभी नहीं गिरी थी, ये भी आपको बताएंगे। और इस बीच इंडिया चाइना को लेकर बड़ी अपडेट, एक बार फिर से 500 सैनिकों के साथ घुसपैठ करने की फिराक में चीन, मोदी सरकार सवालों के घेरे में। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन, 7 दिनों के बाद राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ये भी आपको बताएंगे। इस बीच सुशांत सुसाइड केस में महाराष्ट्र के गृह मंत्री का बड़ा बयान, बोले संदीप सिंह और ड्रग्स के बीच संबंधों की जांच के लिए सीबीआई की मांग करेंगे। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि 2022 में फिलहाल किसकी सरकार यूपी में बनते हुए देखना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि आजम पर हो रही कार्रवाई के बीच अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला, पूछे सत्ताधीशों का अवैध निर्माण कब गिरेगा बाबा जी। समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई जारी है। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आजम खान के निजी रेस्टोरेंट में अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर दिया। आजम खान को जारी नोटिस को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि राजनीतिक द्वेष से अंधी सपा सांसद आजम खान पर शुरू से ही बदले की भावना के तहत प्रायोजित कार्रवाई कर रहे हैं। तथाकथित अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई भी इसी का हिस्सा है। सीएम बताएं कि गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज समेत यूपी भर में सियासी सत्ताधीशों का अवैध निर्माण कब गिरेगा। गौरतलब है कि सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीम फातिमा सीतापुर की जेल में बंद हैं, और उसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने जमकर भड़ास निकाली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आज यूपी में डर और भय का माहौल कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है। कोविड-19 से लोग डरने वालों की संख्या कम है, लेकिन यूपी में अपराध इतनी तेज़ी के साथ बढ़ गया है कि इससे ज़्यादा लोग डर रहे हैं, और इसलिए 2022 तक, सिर्फ और सिर्फ 2022 तक बाबा जी रहेंगे। उसके बाद विदाई हो जाएगी। 2022 के बाद सत्ता बदलने वाली है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, और एक बार फिर से कानून व्यवस्था को दोस्तों चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। तो दोस्तों आप 2022 में यूपी में किसकी सरकार देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। मोदी सरकार हुई पूरी तरीके से फेल, अर्थव्यवस्था से निपटने में -23.9% गिरी जीडीपी, जी -23% में जा पहुंची है। मोदी सरकार पर विपक्ष हमलावर। कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन का असर अब जीडीपी के ताज़ा आंकड़ों को देखने को मिल रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष में पिछली तिमाही के लिए जीडीपी डेटा आंकड़ों को कल जारी कर दिया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस तिमाही का जीडीपी आंकड़ा -23.9% रहा। इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने सरकार पर तंज कसा। रवीश ने लिखा है कि मोदी जी, आपका कोई विकल्प नहीं है। सोमवार को सरकार की ओर से जीडीपी के आंकड़े जारी किए गए। कोरोना संकट के बीच 21 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता के बावजूद महामारी की वजह से कारोबार और आम आदमी पर भारी असर पड़ा। इस पर रवीश ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज जीडीपी के आंकड़े ये बताते हैं कि नई पीढ़ी को और कुछ नहीं चाहिए, बस रंगारंग कार्यक्रम चाहिए। और अगर इसी तरीके से आज का युवा खास करके सुशांत के मामले में लिपटा रहा और सुसाइड केस का लाइव रिपोर्टिंग देखता रहा, तो आने वाले समय में देश इससे भी ज़्यादा बर्बाद होने वाला है। सुशांत राजपूत की कवरेज को देखते रहिए, और देश किस तरफ जा रहा है मीडिया थोड़ी सी भी नहीं बताएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। एक बार फिर से चीन ने 500 सैनिकों के साथ भारत पर चढ़ाई करने की कोशिश की। सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है मोदी आखिर किस लिए चुप बैठे हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर से झड़प हुई है। बताया जा रहा है कि 29 अगस्त की रात को ये झड़प प्योंगयांग झील के पास हुई है। सरकार इस पर कहना है कि हमारे जाबाज जवानों ने चीनी सैनिकों की घुसपैठ नाकाम कर दिया है। सूत्रों ने बताया है कि चीन 500 सैनिकों के साथ घुसपैठ करना चाहता था।
भारतीय सेना के PRO कर्नल अमन आनंद ने कहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों ने 29 से 30 अगस्त की रात को पूर्वी लद्दाख में चल रहे गतिरोध के दौरान दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए हुई सैन्य और राजनीतिक बातचीत का उल्लंघन किया और ये यथास्थिति को बदलने के लिए घुसपैठ की और इसके साथ ही मुंहतोड़ जवाब मिला है। लेकिन अब विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर इस तरीके से घुसपैठ कैसे हो सकता है, सरकार को लेकर आखिर क्या कर रही है सरकार चीन को मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं दे रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट। अयोध्या से तपस्वी छानी के महंत परमहंस दास का अनशन शुरू हो गया है। दरअसल देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठ रही है। जी हाँ, दरअसल अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले का बड़ा चेप हुआ था कि एक नए विवाद के जन्म लेना शुरू कर दिया है। तपस्वी छावनी से जुड़े संत परमहंस दास ने इस्लाम मुक्त भारत का नारा देते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठा दी है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र की एकता अखंडता तभी बनी रहेगी जब हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। इसके लिए 12 अक्टूबर आमरण अनशन भी शुरू करेंगे। इससे पहले परमहंस दास ने राम मंदिर निर्माण को लेकर अनशन कर हलचल मचा दी थी। हिंदू महासभा की ओर से हिंदू रत्न सम्मान से सम्मानित होने के बाद संत परमहंस दास ने कहा है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करना और भारत को इस्लाम मुक्त करना उनका हमेशा से लक्ष्य रहा है। आमरण अनशन कर समर्थन करते हुए हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी ने भी विवादित बयान दिया है। ये तरीके से हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, जहां पर एक बार फिर से प्रशांत भूषण का मामला गर्मा गया है। दरअसल आपको बता दें कि ₹1 जुर्माना दिया गया है प्रशांत भूषण के वकील की तरफ से और अब इसके साथ उन्होंने कहा कि पुनर्विचार याचिका भी दायर करेंगे। दरअसल वरिष्ठ अधिवक्ता और कार्यकर्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ चल रहे अदालत की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन पर सजा के तौर पर ₹1 का जुर्माना लगाया। इस फैसले को लेकर प्रशांत भूषण प्रेस वार्ता कर रहे हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हो रही इस वार्ता में भूषण ने कहा है कि उनके ट्वीट्स का उद्देश्य अदालत या मुख्य न्यायाधीश का अपमान करना नहीं था। उन्होंने कहा है कि वो इस मामले में पुनर्विचार याचिका भी दायर करेंगे। भूषण ने कहा है कि वो ₹1 का जुर्माना भी भरेंगे और फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी दायर करेंगे। उन्होंने कहा है कि पहले ही कह चुके हैं कि अदालत उन्हें सजा देगी तो वो स्वीकार करेंगे। तरीके से बात कह रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। सुशांत सुसाइड केस में महाराष्ट्र के गृह मंत्री का बड़ा बयान। बोले संदीप सिंह और ड्रग्स के बीच संबंधों की जांच की अपील CBI को भेजेंगे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि मुंबई सुशांत सुसाइड केस के मामले में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल ने BJP और संदीप सिंह और ड्रग्स और संदीप सिंह के बीच क्या संबंध है। दरअसल संदीप सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जो सुशांत के सुसाइड के बाद उनकी लाशों के साथ हमेशा पोस्टमार्टम से लेकर तमाम स्थानों पर था और इसको लेकर CBI शिकंजे में है वो पूछताछ जारी है। हालांकि CBI के शिकंजे में नहीं बल्कि मुंबई पुलिस के रडार में था, लेकिन अब CBI की जांच कराकर संदीप सिंह को बचाने की कोशिश हो रही है। ऐसा कांग्रेस एलिगेशन लगा रही क्योंकि वो ड्रग्स माफिया टाइप का है और उसने ही ड्रग्स सुशांत को दिए थे और इसी ड्रग्स को जानने के लिए अब उनको क्लीन चिट ना मिले संदीप को लेकर, इसी को लेकर अब फिर से महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने ड्रग्स सुशांत और संदीप की जो केमिस्ट्री है इसकी जांच करने की बात करी, क्योंकि आपको बता दें कि संदीप के BJP से काफ़ी ज़्यादा संबंध है और CBI जांच करा करके ये कहा जा रहा है कि ताकि आने वाले समय में संदीप को बचाया जा सके। हम चलते हैं अगली अपडेट। अगर बैलेट पेपर से नहीं कराए गए चुनाव तो 2024 के चुनाव आखिरी होंगे, दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से EVM के मुद्दे को उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम बैलेट पेपर से चुनाव कराने की प्रक्रिया में नहीं लौटे तो 2024 का चुनाव भारतीय राजनीति में आखिरी चुनाव होगा। दिग्विजय ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो भी साझा करते हुए लिखा है कि EVM भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर रही है। संसदीय चुनाव में प्रौद्योगिकियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। तो ये दिग्विजय का कहना। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। 2022 में सरकार किसके बनेगी, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें।